हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मुझे घर वापस आए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन मेरी बहन और बहनोई का अभी तक कोई अता पता नहीं था। अब मुझे उनकी फिक्र होने लगी थी। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली, जहाँ पर इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और कराची के हालात से तो हर कोई वाकिफ है। वहाँ पर डकैतियाँ तो वैसे भी बहुत आम है और आते जाते हुए लोगों को लूटना तो एक मामूली सी बात हो गई है। मुझे अभी सिर्फ एक ही फिक्र सताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन सारा और बहनोई को कोई लूट ले। मुझे न जाने क्यों अजीब वहम सता रहे थे। मैंने एक नंबर पर कॉल की, लेकिन उनका नंबर भी बंद जा रहा था। मैं बेचैनी से पूरे घर में टहलती फिर रही थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं अस्पताल कॉल करके अपने भाई को ही घर बुला लूं, लेकिन अस्पताल में अम्मी भी अकेली थी। अगर भाई यहाँ पर आ जाता तो अम्मी का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। यार इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ अम्मी की सेहत थी। लिहाजा मैं इसी शिशुपन में मुब्तला घर में चक्कर लगाए जा रही थी। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुआ हो। मेरा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़कने लगा। मैं जल्दी से घर के अंदर की जानिब भागी और तेजी से कुंडी लगा ली, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। परेशानी के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जल्दबाजी में मैं अपना मोबाइल भी बाहर ही छोड़ आई थी और वैसे अभी मैं बेबसी से अपने मोबाइल को चारपाई पर पड़ा देख रही थी। काफी देर तक मैं इनके कदमों की आहट को महसूस करती रही। वो मुसलसल सहन में टहल रहे थे और आपस में कोई बात कर रहे थे। अचानक इनमें से एक लड़का बोला, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मिल ही जाए। उसकी बात सुनकर दूसरे लड़के ने तायीद की, जबकि एक लड़का बोल पड़ा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस घर में जाना ठीक होगा, क्योंकि ये घर आबादी के अंदर मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे पकड़े जाएं और एक फिर एडवेंचर के चक्कर में पुलिस स्टेशन में भी चले जाएं। तुम लोगों को पता है ना अपने वालिदैन का, अगर इन्हें ये पता लग गया कि हम दोनों के घरों में लोगों के घुस घुस कर फिर रहे हैं तो वो हमारी जान ले लेंगे। बल्कि जान क्या लेंगे, वो तो हमें जायदाद से आग कर देंगे। इन लड़कों की बातें सुनकर यूं महसूस हो रहा था जैसे वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यहाँ पर शुगल मेले के लिए आए हैं। लेकिन इनका ये शुगल मेला मुझे अंदर से डरा रहा था, क्योंकि अभी कुछ अरसा पहले ही मैंने एक वाकया सुना था। हमारे मोहल्ले की एक लड़की की कुछ लड़कों ने शुगल मेले के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि इससे पहले भी बहुत से वाकयात हो चुके थे। मैं मुसलसल कुरानी आयात का विर्द कर रही थी और इन लड़कों के वहां से जाने की दुआ कर रही थी। अचानक इनमें से एक लड़का चीख पड़ा, कोई घर के अंदर दाखिल हो रहा है। उसके साथ ही वो तमाम लड़के दीवार फलांग कर बाहर निकल गए। मैंने शुक्र अदा किया और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरी बहन और बहनोई घर के अंदर दाखिल हुए। बहन को देखकर हमेशा की तरह मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब मेरी नजर अपने बहनोई पर पड़ी तो मेरी मुस्कुराहट खुद ब खुद ही गायब हो गई। ये इंसान न जाने क्यों मुझे पसंद नहीं था। मुझे शुरू से ही इस इंसान से नफरत थी और इसकी वजह और सिर्फ इसकी खराब आंखें थी। वो मुझे इस तरह से देखता था जैसे वो मुझे जिंदा निगल जाएगा। इस बात का इजहार मैं कई बार अम्मी के सामने कर चुकी थी, लेकिन वो हमेशा मुझे डांट कर खामोश करवा देती और कहती कि बात ये मरकर भी अपनी बहन के सामने नहीं करना, वरना उसका घर तुम्हारी वजह से खराब हो जाएगा। और मैं हमेशा ही खामोश हो जाती। मैं चाहकर भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती थी और मेरी इससे नफरत किसी हद तक मेरी बहन भी अच्छी तरह वाकिफ थी और इस बात का इजहार वो बातों ही बातों में कर भी चुकी थी। लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। मुझे इतना पता था कि आज मेरी बहन मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज बहनोई भी इसी घर में रहेगा। जब मुझे पता चला कि हमारे बहनोई हमारे घर रहने के लिए आए हैं, तब मेरा सांस बंद होने लगा। एकदम से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और मेरा ये एहसास कभी भी गलत साबित नहीं हुआ था। हमेशा ही जब कुछ बुरा होता मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा हो जाता। मैं ये भी कह नहीं सकती थी कि वो हमारे घर में ना रहे और ना ही मैं अपनी बहन के सामने अपनी नफरत का इजहार कर सकती थी। लिहाजा मैंने खामोशी से ये चीज़ कबूल कर ली, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी और वैसे भी आज मेरे घर में मेरे साथ रुकने के लिए कोई भी नहीं था। लिहाजा मेरी बहन और बहनोई थोड़ी देर तक मेरे साथ बैठे रहे और मुझसे इधर उधर की बातें करते रहे। मेरे दिल में आया कि मैं बहन को थोड़ी देर पहले वाले वाक़ये के बारे में बता दूं, लेकिन फिर बहनोई को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात दिल में ही दबा ली। दूसरी तरफ मैं अपने चेहरे पर मुसलसल बहनोई की नज़रों को महसूस कर रही थी। उसकी नज़रों से मुझे मुसलसल उलझन हो रही थी। मैंने एक बार नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, जहाँ पर वो मेरी तरफ देख रहा था।
ہم دونوں کی آنکھیں ملیں اور مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا ہو، اس قدر خراب نظر کہ مجھے خود سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنی بہن کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ مجھے آ کر پریشان مت کرے، میں نیند پوری کروں گی۔ اس دوران مجھے بہنوئی کی طرف سے بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے کمرے کی طرف آ جائے۔ میں نے دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا اور اس بات کی تسلی کی کہ وہ اندر نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دروازے کے آگے 2-3 بھاری بھاری چیزیں بھی رکھ دی۔ یہ سب کچھ میں صرف اور صرف اپنی حفاظت کے لیے کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی لیکن کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں اپنی حفاظت نہیں کر پاؤں گی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا، پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھانا چاہا لیکن وہ خالی تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، پیاس کے مارے میرا برا حال تھا اور پینے کے لیے کمرے میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف دروازے کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں حبس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے دل میں آیا کہ باہر جا کر پانی پی لیتی ہوں، لیکن پھر بہنوئی کا خیال آنے پر میں نے یہ بات دل ہی میں دبا لی اور تھوڑی دیر اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ مزید 5 منٹ گزرے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال اپنے بہنوئی کا آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی مجھے اپنی بہن کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے باہر بلا رہی تھی۔ اپنی بہن کی آواز سن کر میں فکر مند ہو گئی، کیونکہ اس وقت آدھی رات ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں پہلا خیال امی کا آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ لہٰذا میں نے تیزی سے جا کر دروازہ کھولا، لیکن چیزیں ہٹاتے ہٹاتے بھی کافی دیر لگ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری نظر اپنی بہن کے فکر مند چہرے پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے لیے جلدی سے قہوہ بناؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ آدھی رات کے وقت اس کے قہوے کی فرمائش پر مجھے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کی حالت دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ذرا بھی خراب ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں بہانہ کر دوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں کچن میں چلی گئی اور اس کے لیے قہوہ بنانے لگی۔ میں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ اپنے کمرے میں دوبارہ واپس چلی گئی تھی۔ لہٰذا میں بھی مطمئن ہو کر قہوہ بنانے لگی۔ میں بھول گئی تھی کہ اس وقت میں دوپٹے سے بالکل بے نیاز ہوں، کیونکہ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ میرا بہنوئی اپنے کمرے میں سو رہا ہے، اور یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شدت سے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن کو آواز دی، لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی جواب موصول ہی نہیں ہوا۔ میں اسے پکارنے لگی لیکن دوسری طرف سے مکمل خاموشی سنائی دے رہی تھی، جبکہ میرا بہنوئی مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ میں اس کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی جب اس نے یکدم ہی میری بازو پکڑ لی۔ مجھے اس کی اس قدر ہمت پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا بازو چھوڑو، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بہن کو بتا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مزید مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہاری بہن نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری خدمت گزاری کر سکوں۔ اس کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے ہوں۔ میں مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی کیونکہ مجھے اپنی بہن سے اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، میری بہن ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ابھی اور اسی وقت میرے راستے سے ہٹو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے شدید غصے میں یہ بات کہی اور اس کے سائڈ سے ہو کر دوبارہ گزرنے لگی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میرے ارد گرد ہر طرح کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے میز پر پڑی بڑی سی چھری اٹھا لی اور اس کو دکھانے لگی۔ میری اس حرکت پر وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اپنی جان دیکھو اور اپنے کام دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتی ہو؟ ارے یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ خاموشی سے میری بات مان لو، ورنہ پھر میرا جو رویہ ہوگا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا۔ میں مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی اور پھر اس نے زبردستی میرے ہاتھ سے چھری لے لی۔ میں اس سے ہاتھا پائی کرنے لگی۔ اس ہاتھا پائی میں میرا سارا وجود ہل گیا اور سر میز سے جا ٹکرایا اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی، اس وقت میں اپنی بہن کے کمرے میں موجود تھی اور اپنی حالت دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہو چکا ہے جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اسی میں سما جاؤں۔ مجھے اپنی قسمت پر شدت سے رونا آ رہا تھا۔ میں اونچی آواز میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔
मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपनी बहन पर हो रहा था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? हज़ारों तरह के सवाल थे जो मेरे ज़हन में चल रहे थे और इनका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बहन ही दे सकती थी। मैंने तेज़ी से अपनी हालत दुरुस्त की और कमरे से निकल गई, लेकिन इस वक़्त घर खाली था। पूरे घर में कोई भी नहीं था। यकीनन मेरी बहन और बहनोई यहाँ से जा चुके थे। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली, जहाँ पर इस वक़्त दिन के 3 बज रहे थे। मेरी इस हालत को इतना वक़्त गुज़र गया था। अगर इस दौरान अम्मी आ जाती और मुझे इस हालत में वो देख लेती, ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर मार रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके पास अपना दुखड़ा लेकर जाऊं। और पूरा दिन मैंने रोते हुए गुजारा। शाम के वक्त मुझे भाई की तरफ से कॉल मौसूल हुई। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया है। वो आज ही घर वापस आ रही हैं। दूसरी तरफ मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शर्म और खौफ की वजह से मुझे बुखार चढ़ गया था। मेरे जिस्म से जान निकल गई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से उठ सकूं। तकरीबन रात के वक्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे कोई आवाज़ें दे रहा हो। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी अम्मी मेरे करीब बैठी हुई थी और फिक्रमंदी से मुझे देखे जा रही थी। अपनी अम्मी को देखकर मैंने हिम्मत की और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर अम्मी मजीद परेशान हो गई। हजारों तरह के ख्यालात थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मसला हुआ है। मैंने खौफ से एक नज़र अपने भाई को देखा और फिर दोबारा अपनी अम्मी को देखा। अम्मी को अंदाज़ा हो गया था कि मैं भाई के सामने बात नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने तसल्ली दी और भाई को बाहर जाने का कहा। लिहाजा भाई भी फिक्रमंद होकर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही भाई बाहर निकला, मैं दोबारा रोने लगी और रोते रोते अम्मी को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर मेरी बात मानने के बजाय मुझे ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं जो सोच रही थी कि अम्मी मुझे तसल्ली देंगी और मेरी बात पर यकीन करेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम था। मैं चंद लम्हे तो बेयकीनी की हालत में अम्मी की तरफ देखती रही, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आया कि ये मेरी ही अम्मी है और मेरे साथ ही ऐसा सलूक कर रही है। लिहाजा मैं दोबारा अम्मी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैंने इनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और इंतहाई नफरत अमेज लहजे में बोली, मुझे कम अज कम तुमसे इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। तुम्हारी बहन पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में बताती थी, लेकिन मैं इसकी बात पे यकीन नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, कि अपना मतलब भी पूरा कर लोगी और इल्ज़ाम भी अपनी बहन को ही दोगी। अम्मी की ये ऐसी बातें कर रही थी कि मुझे आपकी एक बात भी समझ नहीं आ रही। अब मेरी बात का यकीन करें, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैंने रोते हुए कहा, अब बकवास बंद करो। ये सब कुछ तुमने अपनी मर्जी से किया है। ये फजूल शिकायतें करना छोड़ दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी। अरे अगर इन्हें या तुम्हारे शौहर को इस बारे में पता चल गया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी किस कदर बदनामी होगी। ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारी भी बहुत बदनामी होगी। तब मुझ पर एक और राज आश्कार हुआ कि बहन पहले ही अम्मी को मेरे बारे में ऐसी बातें बताती रहती थी। वो काफ़ी अरसे से अम्मी के कान भर रही थी कि मैं उसके शौहर पर गलत नज़र रख रही हूँ और उसके शौहर को बहकाने की कोशिश कर रही हूँ। वो अक्सर अम्मी के सामने इस डर का भी इजहार करती थी कि कहीं ऐसा ना हो उसका शौहर मेरी तरफ माइल हो जाए, और फिर जब कल उसके शौहर ने ज़बरदस्ती मेरे साथ वो सब कुछ किया तो उसे एक बहाना मिल गया। उसने खुद को सच्चा साबित करने के लिए पहले ही अम्मी को इस बारे में बता दिया। मेरी आजमाइश यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गई थी, बल्कि इसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं जिन्होंने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। थोड़े ही अरसे बाद मुझे पता चला कि मैं हामिला हो गई हूँ। खबर तो मेरे ऊपर किसी बिजली की तरह गिरी थी। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने इस खबर को दबाने का फैसला किया। दूसरी तरफ मेरे बहनोई का हमारे घर में आना जाना बढ़ गया। जब भी मेरी अम्मी मेरे घर में मौजूद ना होती, न जाने उसको कहाँ से खबर चली जाती और वो मुंह उठाकर हमारे घर में आ जाता। उसे देखकर मैं जल्दी से कमरे में घुस जाती और कमरे को अंदर से लॉक कर देती। उसे 2-3 बार मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इन 2-3 बारी में ही मैं उसके हाथ ना आई। मुझे इससे बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा था। उसके साथ साथ मुझे अपनी बहन पर दुख हो रहा था जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। मैं उससे पूछना चाहती थी क्या करके उसे मेरे साथ ये सब कुछ मिला, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। क्यों कि इस दिन के बाद एक भी बार मेरी बहन से मुलाकात नहीं हुई थी। इस दिन भी मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मौसम भी ठीक नहीं था। अम्मी ना जाने कहाँ पर चली गई थी। मैं मुसलसल अम्मी को कॉल किए जा रही थी, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। अम्मी बेशक मुझसे नफरत का इजहार करती थी,
लेकिन मैं चाह कर भी उनसे नफरत नहीं कर सकती थी और ना ही उनसे बदतमीजी कर सकती थी। मेरी अम्मी और बहन ने मेरा इस वक्त साथ नहीं दिया था जब मुझे उनके साथ की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख नहीं था। न जाने मेरे दिल में इनके लिए इतनी मोहब्बत क्यों थी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो या तो घर छोड़कर चला जाता या तो वो अपने वालिदैन से नफरत करने लगता, लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं होता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे यही लगा कि अम्मी आ गई हैं। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन मेरी नज़र जब अपने बहनोई पर पड़ी, मुझे लगा कि मेरी सांस बंद हो जाएगी। वो हमेशा की तरह वहां पर खड़ा मुझे मकरूर नज़रों से देख रहा था। दूसरी तरफ बारिश की वजह से मेरे कपड़े भी भीगने लगे थे। मुझे देखकर उसने मुझे साइड पर होने के लिए कहा, लेकिन साइड पर होने के बजाय मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझसे भी ज़्यादा शातिर था। उसने पहले से ही दरवाजे में अपना पाँव रखा हुआ था, लिहाजा दरवाज़ा बंद ना हुआ और उसने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल दिया। वो बिलाशुबा ताकत के मामले में मुझसे 2 हाथ आगे था। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला, मुझे भी ठोकर लगी और मैं पीछे की तरफ जाकर गिर गई। मेरे हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वहां से खून निकलकर बारिश के पानी में गुम हो रहा था, जबकि मेरे सामने वो बिल्कुल खड़ा था। उसने दरवाजे को पाँव की ठोकर मारकर बंद कर दिया। उसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि आज दोबारा से, लेकिन मैं मज़ीद वो परेशानी और वो सख्ती अपनी ज़ात पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने मुझे उठने के लिए कहा और कमरे में जाने के लिए कहा, लिहाजा इस वक्त मैंने खामोशी से उसकी बात मानी और उसके कहने के मुताबिक उठ गई और कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन उसके बताए हुए कमरे की तरफ बढ़ने के बजाय मैं तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये सब कुछ मैंने इस कदर फुर्ती से किया कि वो मुझे कोशिश के बावजूद भी नहीं पकड़ सका। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा और मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं दरवाज़ा खोलकर मज़ीद अपने लिए परेशानी पैदा नहीं कर सकती थी। लिहाजा मैंने उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन वहाँ से जाने के बजाय वो मुसलसल दरवाजे को ही ठोकर मारे जा रहा था। दरवाज़ा बहुत बुरी तरह से ही लरज़ रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ी ही देर में ज़मीन बोस हो जाएगा और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आंसू मुसलसल मेरी आंखों से बह रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मुसलसल अपने रब से दुआएं मांग रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सज़ा मुझे इस इंसान की सूरत में मिल रही है। और फिर जब उसने कुछ भी ना हो सका तो वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बकवास करने लगा और इस रात को याद करके मुझे बताने लगा कि फ़िक्र मत करो, जिस तरह उस रात तुम्हारी बहन ने खुद मुझे तुम्हारे पास भेजा था, बिल्कुल इसी तरह वो दोबारा मुझे तुम्हारे पास भेजेगी। और ना तो तुम कुछ कर पाओगी और ना ही तुम्हारी माँ कुछ कर पाएगी और ना ही ये दरवाजे मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक पाएंगे। इसके बाद अचानक बाहर खामोशी छा गई। काफ़ी देर तक यूं ही खामोशी छाई रही और फिर मुझे दोबारा अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर मैंने तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोला और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। अम्मी ने मुझे तसल्ली दी। दरअसल वो थोड़ी देर पहले मेरे बहनोई की बकवास सुन चुकी थी और उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि ये सब कुछ मेरी बहन ने ही किया है। लेकिन क्यों किया है, उनके जहन में भी यही सवाल था। और फिर उन्होंने नॉर्मल से अंदाज में मेरी बहन को कॉल की और उसे घर में आने के लिए कहा। मेरी बहन ने बताया कि वो रास्ते में ही मौजूद है और थोड़ी देर बाद वो हमारे घर में पहुंच गई। उसे देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि बहनोई की उससे मुलाकात नहीं हुई। मेरी बहन को देखकर अम्मी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और थोड़ी देर बाद उसका झूठ उसके सामने खोल दिया। अम्मी की बात सुनकर उसने इंतहाई नफरत अमेज़ अंदाज में कहा, मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया और वही किया जो करना चाहिए था, क्योंकि मेरा शौहर कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। वो हमेशा ही मेरी छोटी बहन को पसंद करता था और मैंने तो सिर्फ उसकी मोहब्बत उसके हवाले की है। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि यह रिश्ता पहले मेरे लिए आया था, लेकिन अम्मी ने मेरी बहन की शादी ज़बरदस्ती मेरे बहनोई से कर दी थी। मेरा बहनोई हमेशा मेरी बहन को तंग करता था और उसे टॉर्चर करता था। उसकी बातों से ही तंग आकर मेरी बहन ने ये सब कुछ किया। उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो नफ़रत की आग में इस कदर आगे बढ़ गई थी कि उसने अपनी बहन की भी फिक्र नहीं की, लेकिन इसके इस अमल की सज़ा भी मिल गई। थोड़े ही अरसे बाद उसे अचानक ही ब्रेन कैंसर हो गया और फिर 2 महीनों के अंदर अंदर उसका इंतकाल हो गया। दूसरी तरफ से मेरा रिश्ता भी टूट चुका था। ये रिश्ता मैंने खुद ही तोड़ा था, क्योंकि मैं किसी और इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। और फिर तकरीबन 3 महीने बाद मेरी शादी मेरे बहनोई से ही हो गई। मेरा बहनोई मेरी बहन की वफ़ात के बाद दोबारा मेरे लिए रिश्ता लाया था। वो बहुत शर्मिंदा था। मैं भी उस गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी और मुझे एक यही सूरत बेहतर लगी। मैंने खामोशी से उससे निकाह कर लिया। मेरी ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं थी जैसे मैंने सोचा था। थोड़े ही अरसे में सब कुछ ठीक हो गया और मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगी। दरअसल
बुरा मेरा बहनोई भी नहीं था, बल्कि मेरी बहन नफसियाती मरीज थी। मेरी बहन ये अपने शौहर को हर वक्त ही ताने देती रहती थी कि तुमने मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता भेजा था, तुम उसको पसंद करते थे, और इस वजह से वो मुझसे शदीद किस्म की नफरत करती थी। और उसने कभी भी शौहर को खुश नहीं किया, बल्कि मेरी ज़ात को बुनियाद बनाकर हर वक्त अपने शौहर से लड़ती झगड़ती रहती थी। और उसका शौहर भी कुछ आवारा मिजाज का था, मगर वक्त सारे घाव भर देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे बहनोई को भी अंदाज़ा हो गया कि वो गलती पर था और उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और उसने खुद मुझसे माफ़ी मांगी और फिर मुझे अपना भी लिया।